एक्सक्यूज मी सर। सर हेलो। बोलिए। सर जो रेडमी से है उसको सर ग्रुप से बाहर निकाल दीजिए सर, मीटिंग से बाहर निकाल दीजिए। बोलिए नाम से और रोल नंबर से आने के लिए। अब ये तो मैं एक जनरल मैसेज पास कर सकता हूँ कि आप देखो नहीं, जो अभी जो रेडमी से है उसको बाहर निकाल दीजिए, वो लीव आउट भी कर गया। कर गया है ना, फिर तो ठीक है, हो सकता है ज्वाइन यस करेगा। सर। वो ओके सर पढ़ाई के दौरान सभी लड़कों लड़कियों को सर कुछ कुछ मैसेज आ रहा है उसमें, वो रेडमी से सर, तो अगले क्लास से उस रेडमी को एडमिट ही नहीं कीजिएगा, सबको बोलिए नाम और रोल नंबर से आने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ओके ओके, ठीक है। चलिए, आपको थैंक ये यू। स्क्रीन दिख रहा है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस सम बेसिक सम फंडामेंटल्स अबाउट द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। जिन लोगों ने ज्वाइन किया हो, सुना हो, तो कुछ बेसिक बातें थे कि पोस्टमार्टम होता क्या है, कितने तरह के पोस्टमार्टम होते हैं, कौन कर सकता है पोस्टमार्टम, इस तरह की बातें। मतलब टेक्निक पे हम लोग नहीं थे, पोस्टमार्टम टेक्निक पर डिस्कशन नहीं हुआ था। रेस्ट ऑफ द थिंग हैज बीन डिस्कस्ड। कभी कभी पोस्टमार्टम जो करते हैं एग्जामिनेशन, वहां पे आप पहले से एक बहुत ही हाईली सजेस्टिव डायग्नोसिस होता है आपके पास। से फॉर एग्जांपल रैबिस है ना, किसी एनिमल का डेथ हो गया हो रैबिस से, तो आपके पास ऑलमोस्ट हाईली सजेस्टिव क्लिनिकल हिस्ट्री होता है, जहां पे आप एकदम श्योर होते हैं, ऑलमोस्ट श्योर होते हैं कि दिस वाज अ केस ऑफ रैबिस, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पोस्टमार्टम करते हैं, तो वहां पे क्या है कि आपको पता है कि रैबिज के केस में बॉडी में कहीं भी लीजन्स नहीं आते, चेंजेस नहीं आते, अदर देन ब्रेन में भी ग्रॉस चेंजेस नहीं के बराबर होते हैं। मतलब मकसद ये होता है कि ब्रेन का पार्ट को हम लोग इसको प्रिजर्व करें, कलेक्ट करें, और उसको हिस्टोपैथोलॉजी करके उसमें इंक्लूजन बॉडी देखने का कोशिश करते हो। कहने का मतलब ये है कि किसी किसी कंडीशन में आप ऑलमोस्ट श्योर होते हैं कि चेंजेस हमें यहीं पे मिलना है, तो वहां पे क्या करते हैं कि कंप्लीट पोस्टमार्टम ईच एंड एवरी ऑर्गन का बहुत ही क्रिटिकली नहीं करते। देखते सबको है, लेकिन बहुत क्रिटिकल एग्जामिनेशन सिर्फ उसी ऑर्गन में करते हैं जिस पे आपका एम्फेसिस होता है, जिसको आपको लगता है कि इसमें देखो कि क्या सही है कि ये रैबिज ही था, इस तरह के चेंजेस, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट पोस्टमार्टम, ठीक है। और जहाँ पे ईच एंड एवरी ऑर्गन, जहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं है डेथ क्यों हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट पोस्टमार्टम। और ह्यूमन मेडिसिन में एक और पोस्टमार्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मेटिक पोस्टमार्टम, यानी कि आफ्टर पोस्टमार्टम बॉडी को सुचर करके एज सच कंडीशन में लाया जाता है, ताकि उसको मतलब ऑनर को हैंड ओवर किया जा सके। तो कभी कभी एनिमल्स के केस में भी कॉस्मेटिक सर्जरी होते हैं। मुझे याद है कि रांची में जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो एक मिलिट्री डॉग था, मतलब पुलिस डॉग था। आफ्टर पोस्टमार्टम वो बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे कि इसको सर कॉस्मेटिक पीएम के जैसे करते हैं ह्यूमन में, उस तरह से। फिर हम लोगों ने उसका सूचना किया था, उसको एज सच जैसे कि लाइव कंडीशन में होता है उस तरह से उसको प्रिपेयर करके फिर उसको हैंड ओवर किया गया था। तो ऐसे पोस्टमार्टम को कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक पोस्टमार्टम कहते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा छूट गया था पोर्शन, उसको मैंने आपको थोड़ा बता दिया। और बाकी चीजें आपसे डिस्कशन हो चुका है। बेसिकली आज बात करेंगे टेक्निकल, ठीक है, पोस्टमार्टम करते कैसे, ठीक। तो डिफरेंट स्टेप्स इन नेक्रोप्सी या पोस्टमार्टम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, रिकॉर्ड द काइंड ऑफ एनिमल एंड टू होम इट बिलोंग्स। कहने का मतलब है कि जो एनिमल का स्पीसीज है, जो एनिमल का ब्रीड है, प्लस जो ऑनर है जिसने लाया है पोस्टमार्टम के लिए, आपके लिए हैंड ओवर किया है, उनका रिकॉर्डिंग होना चाहिए, उसको लिख लेना चाहिए आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, राइट द प्रिसाइज ऑफ द केस। प्रिसाइज ऑफ द केस का मतलब ये है कि उस एनिमल से रिलेटेड उसका डेट एंड टाइम ऑफ डेथ, उसका कोई हिस्ट्री रहा हो बिफोर डेथ, उसका कोई सिम्टम रहा हो, कोई ट्रीटमेंट रहा हो, कोई एडमिट हुआ हो किसी हॉस्पिटल में, मतलब जो ट्रीटमेंट शेड्यूल है, जो साइंस एंड सिम्टम दिखा है बिफोर डेथ, जो डेट एंड टाइम एक ऑनर बता रहा है फॉर द डेथ, सारे के सारे, प्लस जो क्लिनिशियन ने जो डायग्नोस किया होगा, जिसके लिए ट्रीटमेंट चला होगा, प्रोबेबल डिजीज जो उन्होंने फाइंड आउट किया होगा क्लिनिशियन ने, उस सारे को नोट करना है। डेट इज कॉल्ड एज राइटिंग द प्रिसाइज ऑफ द केस, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े डिस्कशन हो चुके थे। उसके बाद जब आपके पास राइटिंग मटेरियल सारे हो गए, उसके बाद यू हैव टू कैरी आउट द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। ये भी हमने पिछली बार बताया था कि सबसे पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरनल एग्जामिनेशन। कैसे करते हैं वो आज हम लोग डील करेंगे, ठीक है। इससे पहले क्या पीएम
करे, आपको क्या करना होगा, जो कार्कस है उसको उसके बैक पे ले करना होगा, कोशिश करना होगा कि उसके बैक पे ले गए। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हेलो, मैं आपसे ये कह रहा था कि एनिमल को कोशिश कीजिए कि उसके बैक पे ले करिए। ठीक है, उसके बैक पे। कभी कभी ये संभव नहीं होता है, बहुत लार्ज एनिमल्स होता है, बहुत बड़ा कैटल है मान लीजिए, या बहुत एडल्ट हॉर्स है, तो उस समय थोड़ा सा ये ख्याल रखना चाहिए आपको कि अगर आप उसके बैक पे इसको नहीं सिक्योर कर पा रहे पोजीशन, तो इन केस ऑफ रूमिनेंट्स, ठीक है, उसको लेफ्ट साइड पे आपको लेटाना है, लेफ्ट साइड पे। क्योंकि जब आप एनिमल खोलेंगे फॉर इंटरनल एग्जामिनेशन, तो उसका जो बिग साइज वॉल्यूमिनस जो रूमेन है, वो आपको कम से कम डिस्टर्ब करे ऑर्गन लेजन्स को डायग्नोज करने में। इन केस ऑफ कैटल्स उसको लेफ्ट साइड में ले करना चाहिए। इन केस ऑफ हॉर्स उसको राइट साइड में ले करना चाहिए, क्योंकि राइट हॉर्स का जो सीकम है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, जिस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके रीमेन इन केस ऑफ रूमिनेंट्स, वही काम करता है सीकम इन केस ऑफ हॉर्स। तो हॉर्स को इसीलिए राइट साइड में ले करते हैं कि सीकम नीचे की तरफ चला जाए, और रूमिनेंट्स को, एडल्ट रूमिनेंट्स को उसके लेफ्ट साइड में ले करके खोलते हैं, ताकि रूमेन कम से कम डिस्टर्ब करे, वो वेंट्रल पोजीशन पे चला जाए। ठीक है, लेकिन अच्छा ही ये है कि आप उसको बैक पे ले करो, एकदम डोर्सली उसको ले कीजिए। ठीक है, ले करने के बाद यू हैव टू मेक एन इंसिजन मिड वेंट्रल। क्योंकि हमने हमने लिखा है कि बैक पे ले करना है, तो एज्यूमिंग दैट हमने बैक पे डोर्सल पोजीशन पे उसको ले कर दिया है, तब क्या होगा, यू हैव टू पुट ए इंसिजन मिड वेंट्रल लाइन में। अभी यहाँ पे ये पूरा संभावना है कि अगर डोर्सल पे ले है तो मिड वेंट्रल पे आसानी से इंसिजन लगा सकते हैं। मिड वेंट्रल लाइन कहाँ से, फ्रॉम चीन, मतलब एकदम माउथ के पास से गोइंग टू एनस, पूरा ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ऊपर से नीचे तक आपको लगाना है इंसिजन, और स्किन का फ्लैप को हटाना है, स्किन को रिमूव करना है, डी स्किनिंग करना है, टू एग्जामिन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, धीरे 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 इंसिजन लगाने के बाद जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है जिसे स्किन अटैच रहता है, उसको फॉर्सेप्स की मदद से धीरे धीरे रिमूव करते हैं, ताकि स्किन को एज ए फ्लैप रिमूव कर सको, एंड एग्जामिन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, उसके बाद बॉडी को ओपन करते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए। जैसे ही बॉडी को ओपन करते हैं तो जो कैविटी सबसे पहले दिखेगा, थोरेसिक कैविटी हो या एब्डोमिनल कैविटी हो या पेल्विक कैविटी हो, तो उससे कुछ एकोमुलेशन हो, ब्लड क्लॉट्स का हो, एक्सोडेट्स का हो, ट्रांसोडेट्स का हो, कुछ भी है उसको पहले एक बार देख लीजिए। कोई एब्नॉक्सियस स्मेल आ रहा इनसाइड द बॉडी, उसको देख लेना चाहिए। उसके बाद ऑर्गन का पोजीशन, हर ऑर्गन का अपना एक लोकेशन है, एक करेक्ट पोजीशन है, जो एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा। लेकिन कभी कभी पोजीशन आफ्टर डेथ यानी पीएम चेंज है, पोस्टमार्टम चेंज, ऑर्गन के पोजीशन भी चेंज हो जाते हैं। तो उसको आपको पता करना होगा देखकर आपके एक्सपर्टाइज से कि ये जो ऑर्गन का पोजीशन चेंज हुआ है, ये बिफोर डेथ हुआ था या आफ्टर डेथ इट इज ए पोस्टमार्टम चेंज। अगर बिफोर डेथ हुआ है तो बड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा, लेकिन अगर आफ्टर डेथ हुआ है तो डेट इज ए नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल पीएम चेंजेज है वो है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ये एंटीमार्टम चेंज था या पोस्टमार्टम चेंज, ये एक आर्ट है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। उसके बाद आपको ऑर्गन वाइज को अलग अलग इंसाइज करके निकालना होता है, एक्सट्रैक्ट करके निकालना होता है, उसके भी अपने तरीके हैं। पहले इन सिटू आप सारे ऑर्गन को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद सेपरेट करते हैं कुछ एक चीजों को एक एक साथ, जैसे कि लंग्स को सेपरेट लंग्स फ्रॉम हार्ट एंड पल्पेट फॉर एनी एबनॉर्मलिटी। मतलब लंग्स को अलग कीजिए, हार्ट को अलग कीजिए, लंग्स में इंसिजन दीजिए, उसका कंप्लीट एग्जामिनेशन कीजिए। उसके बाद जो आपने हार्ट को अलग किया है, उसका पेरिकार्डियल सैक, उसके कंटेंट्स, पेरिकार्डियम के कंटेंट्स, हार्ट के इनसाइड, उसका देखो मतलब हार्ट का एग्जामिन कीजिए। फिर डायफ्राम का करो, फिर एब्डोमेन विसरा हो गया, लीवर, स्प्लीन, किडनी, पैंक्रियाज, जो भी चीजें एब्डोमेन कैविटी में है उसको एग्जामिन करो, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर। उसके बाद किडनी को देखने पहले सुपरफिशियल देखिए, उसके बाद उसमें एक इंसिजन लगाइए, लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन, और जैसे ही इंसिजन लगाओगे उसका कैप्सूल बड़ा आसानी से रिमूव हो जाता है। तो किडनी कैप्सूल को हटाइए, उसके कॉर्टेक्स को देखिए, कॉर्टिकल सरफेसेस को देखिए, फिर उसका डीप मेडुला पेल्विस को देखिए। ठीक है, एग्जामिन द माउथ, माउथ को, गम को, टीथ, टंग, बक्कल कैविटी, है ना। जस्ट a minute. After examination of the mouth, you examine the nasal cavity,
नेजल कैविटी के फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। फिर यू हैव टू ओपन द स्टोमक। स्टोमक को ओपन कीजिए, उसके कंटेंट्स को देखिए। इंटेस्टाइन ओपन कीजिए, सी फॉर देयर कंटेंट्स, इंटेस्टाइन में क्या है, किस तरह के चेंजेज है, उसको नोट करना होगा। नेक्स्ट यू हैव टू चेक द यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर को एज सच। उसके बाद उसको खोलने के बाद उसको ओपन कीजिए, उसको देखिए, उसके अंदर कंटेंट्स क्या देखते हैं उसको मैं बातें करूंगा। देखना है और क्या देखना है, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक स्टेप्स बता रहा हूँ। अगर क्या देखना है और क्या देख के क्या इंटरफ्रेंस ड्रॉ करना है, इन्फ्लुएंस क्या ड्रॉ करना है, उसकी बातें करूंगा, है ना। अभी इसके आगे अभी सिर्फ कैसे क्या करना है, ये स्टेप्स है। कंक्लूजन, रीजंस क्या हो सकते हैं, उसको क्या कंक्लूड करोगे, वो हम लोग बातें करेंगे। जेनेटल ऑर्गन्स को देखिए। इफ पॉसिबल यू कैन ओपन द स्कल टू एग्जामिन द जो क्रेनियल बोन्स है उसको खोल के आप ब्रेन ब्रेन को एग्जामिन कर सकते हैं। वर्टिबल कॉलम को एग्जामिन कर सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को, मसल्स को, स्केलेटन को। जितने भी चेंजेस है सबको देखिए, सबको रिकॉर्ड कीजिए, सबको राइटिंग में ले आइए। आपका पास प्लेन पेपर पेन होना चाहिए उस समय पे। यहाँ पे चीजों को लिखते चले जाओ, ठीक है। सबको लिखते चले जाओ, जहाँ पे लगती है जरूरत है कि मुझे ये मटेरियल प्रिजर्व करना है, आइदर फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल, हिस्टोपैथोलॉजिकल, पैरासाइटोलॉजिकल या टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए इस मटेरियल की जरूरत है, उसको कलेक्ट करो। उसका प्रिजर्वेटिव भी होना चाहिए आपके पास, कंटेनर भी होना चाहिए, और एक डायग्नोसिस पे, इसको हम लोग बोलते हैं टेंटेटिव डायग्नोसिस, ठीक है। टेंटेटिव डायग्नोसिस, वहां पे क्या है कि कुछ चीजें हो सकता है बहुत स्पष्ट आपको नहीं, आप तभी फाइनल डायग्नोसिस दे पाएंगे जब आपके पास सारे एग्जामिनेशन जो आपने कलेक्शन किया है, सैंपल्स, उसकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद एक फाइनल डायग्नोसिस दे पाओ। लेकिन आपको वेट नहीं करना है कि आप ऑनर कहो कि आप 10 दिन बाद आइए, हमारा अभी कल्चर चल रहा है, हिस्टोपैथोलॉजी चल रहा है, उसके बाद मैं रिपोर्ट दूंगा। विद इन 3 days या विद इन द सेम डेज, हार्डली विद इन 3 days आपको उसको एक टेंटेटिव रिपोर्ट दे देना चाहिए। इफ पॉसिबल सेम डे, उसी समय बनाइए। जो आपने देखा है वही लिखना है। पोस्टमार्टम बहुत ही आसान है, सिर्फ दिमाग में आपको ये रखना है। पीएम राइटिंग बहुत ही आसान है, दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि जो आपको दिखा है वो लिखना है। पहले से आपको कुछ दिमाग में बैठा के नहीं रखना कि ये रहा होगा, ये हुआ होगा। पहले जो भी आप सोच रहे हो वो अलग है, लेकिन जो आप देख रहे हैं बस वही लिखना है। तो उसके बाद आपके रिपोर्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टेंटेटिव डायग्नोसिस सिर्फ इस पे लिख के दीजिए, फाइंडिंग्स पे लिख के दीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए रैबिज से ही मरी, ठीक है, तो रैबिज को आप जब पीएम कर रहे हो तो रैबिज को डायग्नोज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन जो चेंजेज आपने देखा है आप वहाँ रैबिज मत लिखिए, अनलेस अनटिल आपको नेगेटिव बॉडीज नहीं मिल जाए। आपको रैबिज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट तो फिर भी देना है। तो जितने ऑर्गन्स हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहा, तो आप लिखोगे नो चेंजेस, नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, उसको लिखते चले जाओ। अगर इवन ब्रेन में भी आपको कुछ ग्रॉस चेंजेस नहीं मिला है तो उसमें भी लिखिए नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, सैंपल कलेक्शन में लिख दीजिए। उसमें आपने ब्रेन का लिया है पार्ट्स, उसको लिख दीजिए। और जब फाइनली रिपोर्ट लिखने जा रहे हो तो आपको लिखना होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल हिस्ट्री, है ना, इट इज सजेस्टिव ऑफ रेबीज, सैंपल हैज बीन कलेक्टेड फॉर फर्दर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। मतलब इतना लिख के आप उसको हैंड ओवर कर दीजिए। आप वेट मत कीजिए कि जब आएगा तभी मैं रूल आउट करूंगा कि रेबीज है कि नहीं है। उस टाइम पे जो आपको फाइंडिंग दिखता है उसको लिखना है, डिजीज लिखने की जरूरत नहीं, फाइंडिंग्स को लिखो। अगर इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन तो इंटराइटिस लिख के दे दीजिए। लंग्स में निमोनिया है, निमोनिया लिख के दे दीजिए। आपको पता नहीं निमोनिया का एजेंट क्या है, नहीं मालूम तो नहीं मालूम, और जब डायग्नोसिस होगा तब मालूम होगा। आपको लीवर में चेंजेस दिख रहे हैं, हेपेटाइटिस दिख रहा है तो हेपेटाइटिस लिखो। आपको नहीं पता वायरल हेपेटाइटिस है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, या किसी और तरह का हेपेटाइटिस, ये आप नहीं जान रहे हो उस समय, लेकिन हेपेटाइटिस तो जान रहे हो, तो हेपेटाइटिस लिख के दे दीजिए, ठीक है। हार्ट बिल्कुल फेल दिख रहा है आपको तो आप कार्डियक फेलियर लिखिए। क्यों हुआ वो मैटर ऑफ डिस्कशन हो सकता है, वो बाद में सोच सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इसका हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट लिख दीजिए, मायोकार्डाइटिस लिख दीजिए, जो भी चीजें दिख रहे हैं उसको लिख दीजिए। मगर टेंटेटिव डायग्नोसिस उसको हैंड ओवर कर देना। उसमें कोई बहाना नहीं ढूंढना कि अभी मेरे पास ये नहीं आया, मेरे पास वो नहीं आया, मैं अब 10 दिन बाद आऊँ। टेंटेटिव डायग्नोसिस कोशिश कीजिए ऑन द सेम डे, और विद इन 3 days आपको हैंड ओवर कर देना चाहिए। और यू कैन वेट फॉर द कंफर्मेटरी डायग्नोसिस अंटिल यू आर रिसीविंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट, जो सैंपल आपने कलेक्ट किया है, ठीक है। अब आते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे।
इसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी जल्दी जल्दी ही करेंगे, लेकिन डिटेल बातें करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि एनिमल्स के सारे इसको स्पीसीज, ब्रीड, सेक्स, एज, जो सारे नोट कर लेना है आपको, जितना पॉसिबल है उसको कर लेना है। पॉसिबल मैं इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभी एज आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये कार्ड है, ठीक है। ऑनर ने कह दिया कि 5 ईयर का उसका डॉग है, तो आप 5 ईयर मान लेते हो। आप उसे फिर ज्यादा साइंस नहीं लगाते कि चलो मैं इसका टीथ देखूं, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन देखूं, ये कहीं ये तो नहीं है, मतलब ये थोड़ा ओवर एज तो नहीं है, थोड़ा कम एज तो नहीं है, झूठ तो नहीं कह रहा है। तो एक तो ऑनर की बात वहां मान लीजिए, प्लस जो उसके रिकॉर्ड होते हैं, एनिमल का रिकॉर्ड बुक होता है, उस रिकॉर्ड बुक से उसको टैली कर लो। फिर भी आपको ये लगता है कि मैं एज एकदम नहीं लिख पा रहा, मुझे कुछ लग रहा है, तो आप एडल्ट तो लिख सकते हो। मतलब मैच्योर, इमेच्योर, अर्ली एज, एडल्ट, इस तरह की चीजें यूज कर लीजिए वहां पे, ठीक है। एडल्ट एज है तो एडल्ट लिख दो, 10 साल का है, 12 साल का है, वो चल जाएगा, ठीक है। एडल्ट ही लिख के पूरा कर दीजिए। जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है कि मैं एज एकदम कंफ्लिक्टिंग टाइप की हो रही है एज, लेकिन लग रहा है कि एडल्ट है, तो एडल्ट लिख के आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो कलर है, जो मार्किंग है बॉडी के ऊपर, जो टैगिंग है, मतलब बर्ड के केस के लिए जैसे विंग बैंड लगाते हैं, लेग बैंड लगाते हैं, जो भी चीजें एनिमल का आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है। और इन केस ऑफ वेट्रोलीगल केसेस, या फिर जू एनिमल्स हो या वाइल्ड एनिमल्स हो, वहां पे एनिमल्स का मेजरमेंट करना पड़ता है, कितना पूरी लेंथ है, विथ टेल, विदाउट टेल, ठीक है। लेंथ ऑफ द एनिमल विथ टेल, विदाउट टेल, प्लस गर्थ ऑफ द एनिमल, उसका गर्थ, प्लस उसकी डिस्टेंस बिटवीन द हॉर्न्स, हॉर्न्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। हॉर्न्स का डायरेक्शन, उसके लेंथ, वो भी लिखने होता है, वो सब मेजर करना पड़ता है वेट्रोलीगल केसेस में, जू एनिमल्स में, वाइल्ड एनिमल्स में, ये चीजें आपको करना पड़ेगा। रिकॉर्ड द कंडीशन ऑफ द बॉडी, ये तो पीएम रिपोर्ट पे ही लिखा होता है, कंडीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। कैसा है उसका कार्कस का कंडीशन, कैसा है। तो कैसे वर्ड यूज करते हैं, फेयर, ठीक लग रहा है, फेयर, ठीक नहीं लग रहा है, पुअर, एकदम सूखा हुआ हाइट बाउंड है, एकदम पतला सा दिख रहा है, मसल्स दिख नहीं रहे हैं, स्किन और बोन जैसा दिख रहा है, तो उसके लिए इमेसिएटेड या कैकेक्टिक टर्म यूज करता है। बॉडी ऑफ कंडीशन गुड है, हेल्दी कंडीशन में मर गया है, तो फेयर लिखेंगे। हेल्दी नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है स्थिति, तो पुअर लिखते हैं। और स्थिति बिल्कुल ही बुरा है, एकदम सूखा हुआ शरीर था, तो इमेसिएटेड या कैकेक्सिया लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू रिकॉर्ड द राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस है कि नहीं है। अब नहीं है का दो बात, या तो राइगर मोर्टिस शुरू नहीं हुआ, या पूरी तरह से पास आउट हो गया, ठीक है। तो वो भी लिखना होगा, राइगर मोर्टिस नॉट स्टार्टेड येट, या राइगर मोर्टिस हैज कंप्लीटली पास्ड आउट। और अगर है तब क्या होगा कि एंटीरियर बॉडी में है, या पोस्टीरियर में है, यानी होल बॉडी में है, या सिर्फ एंटीरियर पार्ट में है, वो सारे आपको मेंशन करने होंगे, ठीक है। फिर आपको लिखने हैं नेचुरल ऑरिफिसेस। नेचुरल ऑरिफिसेस से जो डिस्चार्जेज है, से फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एंथ्रेक्स, बिल्कुल ब्लैक कलर का, मतलब अनक्लॉटेड ब्लड ओजिंग दिखेगा, ब्लैक कलर्ड अनक्लॉटेड ब्लड ओजिंग फ्रॉम द नेचुरल ऑरिफिसेस, तो ये हाईली सजेस्टिव है एंथ्रेक्स का, कंफर्मेटरी नहीं है एंथ्रेक्स का। बहुत सारे प्लांट टॉक्सिन्स में भी इस तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सजेस्टिव है एंथ्रेक्स का। तो वहाँ ब्लड क्लॉट नहीं होता, नेचुरल ऑरिफिसेस से ब्लड यूज होने लगता है, और बिल्कुल ब्लैक दिखता है, टैरी कलर का दिखता है, ठीक है। इन केस ऑफ मेट्राइटिस या एबोर्शन, वेजाइना से डिस्चार्जेस दिख सकते हैं, तो उसको नोट करना है आपको। फिर आपको देखना है विजिबल मिकस मेम्ब्रेन। पिंक नॉर्मल है, पिंक होना चाहिए मिकस मेम्ब्रेन को, मगर पेल है, पेल है, येलो नहीं है, येलोइश नहीं है, पेल है, तो उसको वो इंडिकेट करता है एनीमिया को। अगर उसमें येलोइशनेस है तो जॉन्डिस के लिए, ठीक है। कंजेस्टेड है तो हेमरेजिक। ब्लूइशनेस साइनोटिक है, ब्लूइश दिख रहा है, साइनोटिक दिख रहा है, तो कुछ लोकल या सिस्टमिक सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद स्किन और उसका हेयर कोट को देखो, लॉस ऑफ हेयर कैसे लिखेंगे, पैची हो सकता है, किसी खास एरिया में लॉस ऑफ हेयर हो सकता है, या पूरी बॉडी में लॉस ऑफ हेयर हो सकता है, तो कंप्लीट हेयर लॉस। लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ वुंड, एब्रेजन्स, लैसरेशंस, परफोरेशंस, स्वेलिंग, एब्सेंस, ट्यूमर। ये कुछ ऐसे लैंडमार्क्स ऑफ ट्रॉमा है, चोट के लैंडमार्क्स हैं, जैसे लैसरेशन, एब्रेजन्स, परफोरेशंस। तो इसका डिटेल स्टडी मुझे पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन नहीं पढ़े हो तो सर्जरी में पढ़ोगे। हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, मुझे याद नहीं पढ़े हो कि नहीं। तो इस तरह के चेंजेस हैं जो लैंडमार्क्स ऑफ ट्रॉमा होते हैं, उसको नोट करना है।
छोटा बच्चा है तो ऑन्फिलाइटिस के लिए चेक कीजिए। एडल्ट में मेमोरी ग्लैंड को भी चेक करना चाहिए, एक्सटर्नल जेनेटेलिया को भी चेक करना चाहिए फॉर एनी चेंज। स्किन में कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई टिक्स माइट्स का है, कोई फ्लिया है, लाइस है, उसको एग्जामिन करो। फिर एग्जामिन कीजिए सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स को, सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स को, जैसे कि प्री स्कैपुलर, प्री क्रूरल, इस तरह के लिम्फ नोड जब स्वेलन होते हैं, जब स्वेलन होते हैं खासकर अर्ली एज में, कम उम्र के जो रूमिनेंट्स है उसमें अगर सुपरफिशियल लिम्फ नोड स्वेलन दिख रहा है काफ में, तो डेट इज हाईली इंडिकेटिव ऑफ थैलेरिया। थैलेरिया ब्लड प्रोटोजोअन है, ठीक है। और अगर उससे ग्लैंड्स जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स है वो रप्चर हो गया है, उससे पस निकल रहा है खासकर हॉर्सेस में, ठीक है, तो डेट इज इंडिकेटिव ऑफ एस्ट्रेंगल्स और ग्लैंडर। हॉर्स में बीमारी है एस्ट्रेंगल और ग्लैंडर्स, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट डिजीज है हॉर्स के जिसमें लिम्फ नोड से पस आता है, ठीक है। तो ये इंडिकेटिव हो सकता है आपको रिलेटेड टू द हिस्ट्री और फर्दर डायग्नोसिस। इस तरह से एक्सटर्नली सब कुछ आपने देख लिया, नोट कर लिया। नाउ कमिंग टू द इंटरनल एग्जामिनेशन। टाइम कम है, मैं रीज्वाइन करूंगा, ठीक है। अभी कुछ सेकेंड्स रह गए हैं, कट जाएंगे, आप रीज्वाइन करना, मैं चाहता हूँ इसको पूरा कर लूँ। सो कुछ है तो पूछ लो, मैं नेक्स्ट जब ज्वाइन करूंगा तो इंटरनल एग्जामिनेशन पे बातें करूंगा। इफ हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। फिर हम लोग इंटरनल एग्जामिनेशन और पीएम चेंजेस पे बातें करेंगे।